सो स्टार्ट करते हैं 13.3 वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। देखिए बेसिक सी बात है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ने से पहले हम ज़रा सा आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे एंड देन उसके बाद हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे मूव करते हैं। अगर हम बात करें तो आप सबको ये पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पे होता है। प्लांट का वो पार्ट जो ग्रीनिश होता है और सुपरफिशियल होता है। प्लांट का वो पार्ट जो एक तो ग्रीन हो और दूसरी बात है कि सुपरफिशियल हो। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस पे हो, सतह पे हो, ताकि क्या हो सके, उसको लाइट मिल सके। वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारी होती है। अब जनरली प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं और सुपरफिशियल होती हैं, बट कुछ प्लांट के स्टेम्स भी ग्रीन होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि एलोवेरा हो गया, जैसे कैक्टस का प्लांट हो गया। आपको पता है कि इनके अंदर जो लीफ होती हैं वो स्पाइन बन जाती हैं, कांटे का रूप ले लेती हैं, लेकिन उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो आपका जवाब हमेशा यही होना चाहिए कि प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन होता है और सुपरफिशियल होता है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोर स्पेसिफिक अगर आपको होना है कि प्लांट के ग्रीनिश पार्ट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, तो बेसिक सी बात है कि प्लांट के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन हुई। ठीक है, तो आइए हम क्लोरोप्लास्ट के पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, देन आगे और हम डिस्कस करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन हो गई एंड क्लोरोप्लास्ट की ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। खैर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इस मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। STROMA, स्ट्रोमा कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है जिसको OM से रिप्रेजेंट किया है, ये इनर मेम्ब्रेन है जिसको IM से रिप्रेजेंट किया है, और अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेम्ब्रेनस सैक पाए जाते हैं, यानी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड खाली स्पेसेस पाए जाते हैं, और इन मेम्ब्रेनस सैक को हम थाइलाकॉइड के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से, थाइलाकॉइड के नाम से बुलाते हैं। असल में इस थैलाकॉइड का ये जो खाली स्पेस है, इसी के अंदर समझिए आप कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैटनॉइड, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब ये थैलाकॉइड एक अकेला तो होता नहीं है, इसी तरीके से ढेर सारे थैलाकॉइड एक के ऊपर एक के फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे अगर आप एक कॉइन रखिए, उस कॉइन के ऊपर आप स्टैकिंग करते जाइए। इस स्टैक को हम ग्रेनम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ग्रेनम के नाम से बुलाते हैं, और सिंगुलर ग्रेना के नाम से कह लिया आपने। ठीक है, दो ग्रेनम आपस में एक दूसरे से एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बुलाते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये हमारी रही आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन। अंदर के मैट्रिक्स को हमने स्टोमा बोला, मेम्ब्रेनस सैक को थैलाकॉइड बोला, इनके स्टैक को हमने ग्रेनम या ग्रेना बोला। दो ग्रेनम या ग्रेना आपस में स्टोमा लैमेली के थ्रू जुड़े होते हैं, जो कि एक ब्रिज का तरह काम करता है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो स्टोमा है, इसके अंदर क्या होता है और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आइए मैं उसके बारे में भी ज़रा आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर ये इनर मेम्ब्रेन है, अंदर ये मैट्रिक्स है जिसको हमने स्टोमा नाम दिया था। तो इस स्टोमा के अंदर
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर शेप का डीएनए पाया जाता है, 70S का राइबोसोम पाया जाता है, और वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं। मेम्ब्रेनस सैक पाया जाता है जिसको थैलाकॉइड कहते हैं। इसी तरीके से ढेर सारे थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। इस स्ट्रक्चर को ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। असल में ये जो थैलाकॉइड है ये जो ग्रेना या ग्रेनम होता है ये लाइट रिएक्शन की साइट होती है, यानी यहीं पे लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो स्ट्रोमा है ये डार्क रिएक्शन का साइट है। और ये जो थैलाकॉइड है या फिर जो ग्रेनम या ग्रेना हम कह रहे हैं ये लाइट रिएक्शन की लोकेशन है। दो ग्रेनम या ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू जुड़े होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि ज़्यादा परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है, यानी इसके थ्रू चीज़ों का जो क्रॉस होता है वो सेलेक्टिव होता है थोड़ा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो फिर हम अपने थ्योरी वाले पार्ट पे मूव करते हैं। सो वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? You would of course answer in the green leaf or in the chloroplast based on what you earlier read in chapter 8. You are definitely right. Photosynthesis does take place in the green leaf of a plant, but it does so also in other green part of the plant. यही बात उसने कही है कि प्लांट का जो पत्तियां होती हैं इसके अलावा भी प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर उसने आपसे क्वेश्चन ये रेज करा है कि कहाँ पे हो सकता है फोटोसिंथेसिस और भी अपार्ट फ्रॉम लीफ। तो आपको पता है कि प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन हो, सुपरफिशियल हो, जैसे कि कुछ प्लांट के स्टेम, वहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। यू विल रिकलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट that the mesophyll cells in leaf have a large number of chloroplast. चैप्टर 8 आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने मेसोफिल सेल के बारे में बात सुनी होगी। लीफ के अंदर प्रीडोमिनेटिंग फॉर्म में जो सेल पाई जाती है वो मेसोफिल सेल होती है, और हर एक मेसोफिल सेल के अंदर तकरीबन 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट नामक सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। यानी हर एक मेसोफिल सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम क्लोमाइडोमोनास की बात करें तो हर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है। यूजुअली the chloroplast align themselves along the wall of a mesophyll cell such that they get the optimum quantity of incident light. सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अपने आप को कुछ इस प्रकार से अलाइन करते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छी या फिर ऑप्टिमम लाइट रिसीव हो सके, ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। Where do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the wall? इसने आपसे क्वेश्चन राइज करा है कि वो सरफेस के aligned with their flat surfaces पैरेलल टू द वॉल के पैरेलल में कम हो गए। बेसिक सी बात है, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तभी वो अपने आप को नॉर्मली अलाइन करेंगे। यानी ऐसा समझिए जैसे ये इंसिडेंट लाइट है तो वो अपने आप को किस प्रकार से अरेंज करेंगे, कुछ इस प्रकार से। और वो भी कब, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बट अगर लाइट की इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार से पड़ रही है और कम है लाइट की इंटेंसिटी, तब तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन करेंगे। बट अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है यानी काफ़ी इंटेंस सनलाइट है तो ये अपने आप को इंसिडेंट लाइट के पैरेलल में अलाइन करेंगे। क्या दोनों बात आपको समझ में आई? मैंने कहा आपसे कि अगर लाइट की इंटेंसिटी हमारी क्या हो, लाइट की इंटेंसिटी लो हो, लाइट की इंटेंसिटी लो हो, तो लो इंटेंसिटी के लाइट के केस में ये अपने आप को इंसिडेंट लाइट के कुछ इस प्रकार से अलाइन करेंगे। बट अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई हो तो ऐसे केस में ये अपने आप को इंसिडेंट लाइट के पैरेलल में अलाइन करेंगे ताकि कम से कम लाइट को ये रिसीव कर सके और अपने आप को डैमेज होने से बचा सके। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर इसने क्वेश्चन राइज करा है कि व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट।
चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है तो आप इसका जवाब खुद ही करेंगे। You have studied the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast there is a membranous system consisting of a grana, जिसके बारे में हमने बताया था कि जो पाइल्स ऑफ जो थैलाकॉइड की जो आपने स्टैकिंग करी थी उसको हमने ग्रेना बोला था, सिंगुलर में ग्रेनम कहते हैं। द स्टोमा लेमिली, वो जो ब्रिज था जो दो ग्रेना को आपस में या ग्रेनम को जोड़ने का काम कर रहा था, और जो अंदर मैट्रिक्स था जिसको हमने स्टोमा बोला था। देयर इज़ अ क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी एक प्रॉपर हमें क्या देखने को मिलता है, कंपार्टमेंट देखने को मिलता है कि हाँ ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये स्टोमा का पार्ट है, ये थैलाकॉइड का पार्ट है। तो एक प्रॉपर डिवीज़न होता है। ये लाइट रिएक्शन की साइट है, ये डार्क रिएक्शन की साइट है। द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल for trapping the light energy and also for synthesis of ATP and NADPH2। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि जो हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम है, यानी ये इसकी बात कर रहा, ये देखिए आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी, आपको इनर मेम्ब्रेन भी दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको ये स्टोमा लेमिली भी दिख रहा होगा, ये ब्रिज का काम जो कर रहा है। ठीक है, आपको ये ग्रेना भी दिख रहा है, और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर्स हैं ये थैलाकॉइड्स हैं। ठीक है, फिर ये स्टार्च का ग्रेन्यूल है जो कि मैंने बताया आपको कि फूड बनने के बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में रहता है। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर शेप का DNA पाया जाएगा, 70S का राइबोसोम पाया जाता है। ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो ग्रेना है ये साइट है लाइट रिएक्शन का। थैलाकॉइड भी कह सकते हो कि साइट है लाइट रिएक्शन का, क्योंकि थैलाकॉइड की स्टैकिंग से ही तो ग्रेना बना है। और जो स्टोमा होता है ये डार्क रिएक्शन का हमारा क्या होता है, साइट होता है। ठीक है, आइए द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन, चलिए आइए देखिए यहाँ पे द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। यानी इसने थैलाकॉइड या ग्रेना की बात करी है जिसमें कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, और ATP और NADPH नामक एनर्जी वाले कंपाउंड्स की सिंथेसिस कराई जाएगी। स्टोमा वाले साइट के बारे में इसने ये बोला है कि इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे जिससे शुगर की सिंथेसिस होगी। ठीक है, विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। पहले वाला जो रिएक्शन है वो लाइट के ऊपर डायरेक्टली निर्भर करता है, इस वजह से हम उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, या फिर हम इसी को फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। लेकिन जो बाद वाला रिएक्शन है जिसमें कि शुगर की सिंथेसिस हो रही है वो लाइट के ऊपर डायरेक्टली नहीं निर्भर कर रहा, बल्कि वो निर्भर कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे, और वो भी क्या, ATP और NADPH पे। इस वजह से इस वाले को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसी को हम कार्बन रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। However, this should not be constructed to mean that they occur in darkness or they are not light dependent। तो कहने का सिंपल सा सेंस ये है कि फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी का स्प्लिटिंग कराते हैं, ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन करता है, और एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड ATP और NADPH के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, तो मैंने अभी आपसे बोला कि जो हमारा लाइट रिएक्शन है, अगर हम लाइट रिएक्शन के बारे में बातें करें तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा। पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारा होता है डार्क रिएक्शन। तो पहले हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन होता है, एंड उसके बाद से कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन जो होता है, इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पर निर्भर करता है, यानी लाइट के ऊपर निर्भर करता है हमारा लाइट रिएक्शन, इसलिए उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। बट डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो डार्क में होता है, ये तो केवल कन्वेंशन है कि अगर हमने उजाले को दिन बोला है तो अंधेरे को हमें रात बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोला है तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलना पड़ेगा। इसी तरीके से डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि डार्क में होता है,
बल्कि ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस को जो दो भागों में बांटा गया है, कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो पार्ट में पूरा होता है, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। तो इन दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या हैं, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसके बारे में ज़रा हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। असल में हमारा जो लाइट रिएक्शन है, अगर हम उसके बारे में बातें करें तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन के बारे में अगर हम बातें करें तो लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी आई, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसकी स्प्लिटिंग कराई जाती है, इसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद प्रोटॉन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर की स्प्लिटिंग करा दी, प्रोटॉन निकल गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया और एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलेगा, जो कि कई सारे कंपाउंड हैं जिनको इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पास किया जाएगा। और फाइनली इस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की मदद से एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड ATP और NADPH2 की क्या हो जाएगी, सिंथेसिस करा दी जाएगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पानी का ब्रेक डाउन करा, जिसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोला, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा है पानी को। प्रोटॉन निकले, प्रोटॉन का क्या काम है वो आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीजन निकला जो कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मिले जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन करेंगे, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के पास जाएंगे और इस तरीके से ATP और NADPH की सिंथेसिस हो जाएगी। और इसी ATP और NADPH का हम इस्तेमाल करेंगे डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होता है। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, डार्क रिएक्शन में ये जो हमने एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड लाइट रिएक्शन में बनाए थे ATP और NADPH, इन्हीं का हम इस्तेमाल करके CO2 को रिड्यूस करेंगे, CO2 का फिक्सेशन करेंगे और फूड की सिंथेसिस करेंगे, ग्लूकोज बनवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनवाएंगे। तो डार्क रिएक्शन में कुछ नहीं होना बल्कि CO2 का फिक्सेशन होना है और फिक्सेशन होकर के फूड की सिंथेसिस करानी है। ठीक है, और लाइट रिएक्शन में क्या होना है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पानी का ब्रेक डाउन कराया, ऑक्सीजन का लिबरेशन कराया। प्रोटॉन का क्या काम है वो आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ETS में रन करे और एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड ATP और NADPH की सिंथेसिस कराई गई। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ, तो उस एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड ATP और NADPH जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे, उनकी मदद से हम CO2 का फिक्सेशन करते हैं और फिक्सेशन करके हम फूड सिंथेसाइज कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था कि एक लाइट रिएक्शन होता है जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, दूसरा डार्क रिएक्शन है जिसे हम कार्बन रिएक्शन कह लो या बायोसिंथेटिक फेज कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, however this should not be constructed to mean that they occur in darkness or they are not a light dependent। तो डार्क रिएक्शन के बारे में इसने ये बात कही है कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये डार्क में होने वाली केमिकल रिएक्शन है, बल्कि ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर निर्भर करती है और ये केवल कन्वेंशन है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये केवल कन्वेंशन है कि अगर हमने इसको लाइट बोला है तो इसको हमें डार्क बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात रही। यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। इस स्ट्रक्चर को आप ज़रा एक नज़र डाल लीजिएगा और मैंने आपको मैक्सिमम बात इसकी समझा दी है ऑलरेडी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा पे। नेक्स्ट पैरा हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आइए हम इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को भी देखते हैं। अब जैसे कि अगर आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व भी करते हो तो उस प्लांट के अंदर एक लीफ तो होती नहीं है भाई। अगर हम उसके किसी एक लीफ को भी ऑब्जर्व करें क्लियरली तो मान लेते हैं कि ये उस लीफ का वेंट्रल साइड है और ये पीछे वाला इसका डॉर्सल साइड है। ठीक, तो एक अगर हम पौधे को देखें तो उसकी एक लीफ में भी क्या होता है, कलर की बड़ी ग्रेडिंग होती है। यानी आपको कोई एक हिस्सा लाइट ग्रीन दिख सकता है, एक हिस्सा डार्क ग्रीन दिख सकता है। इवन कई सारे प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सबकी लीफ एक जैसी नहीं होती। किसी की लीफ बहुत डार्क ग्रीन होगी, किसी की थोड़ी येलोविश होगी, किसी की रेडिश होगी, तो किसी का डार्क ग्रीन होगा। तो ये जो वेरिएशन है लीफ के कलर में भी
जो डिफरेंट शेड्स देखने को मिल रहे हैं वो क्या एक पिगमेंट की वजह से है या फिर मल्टीपल पिगमेंट की वजह से है। ये पता लगाने के लिए कि ये केवल एक पिगमेंट की वजह से है या मल्टीपल पिगमेंट की वजह से है, एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। उस टेक्निक का नाम आपको याद रहना चाहिए। उस टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। कौन सा टेक्निक का नाम है? उस टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक। ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू क्या किया गया कि एक लीफ को मान लेते हैं क्रश किया गया। क्रश करने के बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू उसके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट्स को सेपरेट किया गया और पाया गया कि लीफ के अंदर जो कलर होता है वो एक नहीं बल्कि 4 पिगमेंट की वजह से लीफ के अंदर कलर आता है। कौन कौन से पिगमेंट है वो चारों? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये हमारे पिगमेंट होते हैं। आपको जो इसमें याद करने वाली बात है इतने पार्ट में वो ये है कि किस टेक्निक के थ्रू हमने पिगमेंट को सेपरेट करा। दूसरी बात, कौन कौन से पिगमेंट हैं और उनके कलर क्या हैं। जैसे क्लोरोफिल ए हमारा ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, ज़ैंथोफिल हमारा येलो कलर का होता है और कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज कलर का हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब ये चारों पिगमेंट में से भी जो क्लोरोफिल ए हमारा पिगमेंट है ये हमारा मेन पिगमेंट है, ये हमारा चीफ पिगमेंट है। ठीक है। ये हमारा मेन पिगमेंट है, ये हमारा चीफ पिगमेंट है। और बाकी जो क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये हमारे एसेसरी पिगमेंट है। क्यों क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट बोला है, बाकियों को क्यों एसेसरी पिगमेंट बोला है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट ये इसलिए बोला है क्योंकि ये मेन पिगमेंट है, ये हमारा यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है वो सबके अंदर पाया जाता है। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हमारा सब में पाया जाता है, चाहे वो हमारा एल्गी हो, चाहे वो हमारा बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी मान लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, चाहे वो हायर प्लांट ही क्यों ना हो, क्लोरोफिल ए सब में पाया जाएगा। तभी इसको हम क्या बुलाते हैं? तभी इसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट बुलाते हैं और बाकी जो है उनको एसेसरी पिगमेंट बुलाते हैं। क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट, चीफ पिगमेंट, मेन पिगमेंट, कुछ भी आप कह लो। ठीक है। और बाकी जो है क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये हमारे एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। ठीक है। इनको एसेसरी पिगमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन लाइट को या जिन वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उनको ये रिमेनिंग क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करते हैं और इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करवा देते हैं किसके पास? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास। ठीक है। साथ ही साथ ये जो तीनों पिगमेंट हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये हमारे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Looking at the plant, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves, even in the same plant? We can look for an answer to the question by trying to separate the leaf pigment by any green plant through paper chromatography technique. इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। A chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment, but due to 4 pigments: chlorophyll A, which is bright or blue-green color; chlorophyll B, which is a yellow-green color; ज़ैंथोफिल, which is of yellow color; and carotenoid, which is of yellow to yellow-orange color. Let us now see what role various pigments play in photosynthesis. Pigments are a substance that have an ability to absorb light. पिगमेंट ही वो हमारे कंपाउंड्स हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकें, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी को रखते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वो भी डिफरेंट वेवलेंथ की। कैन यू गेस विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन वर्ल्ड? बेसिक सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो सबके अंदर पाया जाता है, हर एक प्लांट के अंदर, वो है क्लोरोफिल ए। तो वही मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है। Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelength. Of course, you are familiar with the wavelength of visible spectra of light is as well as Vibgyor. आपको पता है कि जो विजिबल लाइट होती है
अगर हम बात करें तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, कोई रेंज बताएगा मुझे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 380 से लेकर के 750 नैनोमीटर के रेंज हमारा विजिबल लाइट का लाई करता है, ठीक है। खैर, फ्रॉम फिगर 13.3 का ए, कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। देखिए, मैं आपको सीधे ग्राफ पे ले चलता हूँ जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं और ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। आइए, जैसे अगर हम देखें इसको, तो आप इसको कुछ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस लाइट में पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ब्लू लाइट में, देन रेड लाइट में। ये आपका एक सवाल अराइज हुआ। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि ब्लू लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है? तो देखिए, कौन शो करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में? क्लोरोफिल बी। उसके बाद से फिर क्लोरोफिल ए। देखिए आप, पीक दिखा कि नहीं दिखा? ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी करता है, फिर क्लोरोफिल ए करता है, फिर हमारा कैटनॉइड करता है। बट अगर यही सवाल आपको रेड रीजन के लिए आ जाए, तो रेड रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए करता है, उसके बाद से क्लोरोफिल बी करता है। तो आपसे कुछ सवाल अगर मैं पूछूं तो आप प्लीज़ उसके आंसर करिएगा। पहला सवाल है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिक सी बात है, किस लाइट में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर है ब्लू लाइट में, देन रेड लाइट में। नेक्स्ट बेसिक सी बात अराइज करती है क्वेश्चन की ब्लू लाइट में भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है? तो क्लोरोफिल बी, देन क्लोरोफिल ए। रेड लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है? तो क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल बी शो करता है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। चल, ये हमने देख लिया पार्ट। यहाँ से क्वेश्चन उसने पूछा है कि फिगर 13.3 के थ्रू आप ये मुझे क्वेश्चन आंसर करिए कि क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ की लाइट पे शो करता है। तो क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हमें देखने को मिला था? रेड या ब्लू? तो देखिए, आपको यहाँ से एक और डाउट होगा, उसका सॉल्यूशन क्या है इसको मैं समझाता हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो आप क्लोरोफिल बी आंसर करोगे, फिर ए आंसर करोगे, फिर कैटनॉइड आंसर करोगे। रेड लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है, तो आप क्लोरोफिल ए बोलोगे, देन क्लोरोफिल बी बोलोगे। बट अगर आपसे ये पूछे कि क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल हो या क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हो, इनकी पहली पीक आपको कहाँ मिल रही है? तो अगर आप देखो तो क्लोरोफिल बी को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसकी पहली पीक आपको ब्लू लाइट में, दूसरी पीक आपको रेड लाइट में देखने को मिल रही है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की भी जो पहली पीक है वो आपको ब्लू लाइट में, दूसरी पीक रेड लाइट में देखने को मिल रही है। तो इन दोनों की जो फर्स्ट पीक है, ये जो मैक्सिमम पीक है, वो हमें ब्लू लाइट में मिलेगी एंड देन रेड लाइट में मिलेगी। इसीलिए तो मैंने बोला कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू में ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू रेड की तुलना में। तो बेसिक सी बात है, आपसे मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ, उसके आंसर करिएगा। पहला, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस में होता है? ब्लू में, देन फिर रेड में। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्लू लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन सा पिगमेंट करता है? तो इसका आंसर है क्लोरोफिल बी, देन क्लोरोफिल ए, देन कैटनॉइड। रेड लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है? तो क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल बी शो करता है। ठीक है। अगला सवाल, फर्स्ट पीक जो है क्लोरोफिल ए या फिर क्लोरोफिल बी का कहाँ पे देखने को मिलता है? तो फर्स्ट पीक हमें इन दोनों का देखने को मिलता है ब्लू रीजन में, सेकंड पीक हमें देखने को मिलता है रेड रीजन में। तो यहाँ से सारे आंसर हो गए, इसके अलावा इससे कोई भी सवाल नहीं बनते।
Can you see the maximum wavelength at which there is a maximum absorption by chlorophyll A in the blue and in the red region, also shows the higher rate of photosynthesis? ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. Hence, we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. But by looking at the figure 13.3 का C, can you say that there is a complete one-on-one overlap between the absorption and action aspect of chlorophyll molecule A? इस बात को समझिए ज़रा. So, अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, ग्राफ नंबर 13.3 का C वाले ग्राफ को, तो अगर आप देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करा गया है एंड ब्लू लाइट से लाइन से हमारे एब्जॉर्प्शन को शो करा गया है. दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, एग्जैक्टली नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे, बट हाँ ऑलमोस्ट एक तरह का शेप ले रहे. जो एब्जॉर्प्शन पीक है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा, और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दोनों में एक रिजेम्बलेंस तो है. इससे ये हमें पता चलता है कि जो क्लोरोफिल ए है हमारा वो चीफ पिगमेंट है. देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्लोरोफिल ए हमारा चीफ पिगमेंट है, इस बात से हमें पता चलता है क्योंकि दोनों का जो ग्राफ है वो एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहा. जिस प्रकार से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ब्लू और रेड लाइट में एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को ब्लू और रेड लाइट में शो कर रहा है, तो उसी समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम देखने को मिल रही है. तो इससे हमें क्लोरोफिल ए का मेन पिगमेंट होना पता चलता है. लेकिन ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये एक दूसरे से कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे. इसका रीज़न है चीफ पिगमेंट का प्रेजेंट होना, क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अकेला सारे लाइट को तो एब्जॉर्ब कर नहीं लेगा, सारे वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब तो कर नहीं लेगा. तो जो चीफ पिगमेंट होंगे वो भी तो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे. सॉरी, जो हमारे एसेसरी पिगमेंट हैं वो भी तो हमारे एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लाइट को क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे होंगे. और इस वजह से हमें दोनों के बीच में क्या नहीं देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट ओवरलैप देखने को नहीं मिल रहा है. ठीक है, मूव करते हैं इसी पार्ट के अगले पैरा पे जो कि आपके नेक्स्ट पेज पे है. These graph together show that the most of the photosynthesis take place in blue and red region of a spectrum. Some photosynthesis does take place at other wavelength of visible spectrum. Let us see how this happen. Though chlorophyll A is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigment like chlorophyll B, xanthophyll, catenoid, which are also called accessory pigment, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed, they are not only a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation. असल में ओवरऑल इसका पूरा मतलब यही है कि जो एसेसरी हमारे पिगमेंट हैं जैसे कि xanthophyll है, जैसे कि कैरोटेनॉइड है, जैसे कि क्लोरोफिल बी हमारा है, तो अगर हम उनके बारे में बातें करें तो ये हमारे एसेसरी पिगमेंट है जो कि जिन लाइट को क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास. साथ ही साथ ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे ये वाला पैरा कंप्लीट होता है. होप आपको ये बात समझ में आई होगी. मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन. इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन पे हम मूव करते हैं. लाइट रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, पानी का ब्रेकडाउन होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, इसके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उसका रिलीज़ होगा. फिर जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन करेगा और जिसके थ्रू ATP और NADPH2 की बायोसिंथेसिस हो जाएगी. यानी क्या क्या हुआ लाइट रिएक्शन में, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पानी का ब्रेकडाउन कराया, ऑक्सीजन को रिलीज़ करा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलेगा और ATP और NADPH2 की बायोसिंथेसिस करा दी जाएगी. ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन है इसमें 2 फोटो सिस्टम हमारे इन्वॉल्व होते हैं. उससे पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि किसी भी फोटो सिस्टम में क्या क्या पार्ट होता है.
कोई भी जो फोटो सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है रिएक्शन सेंटर, एक होता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो है वो एक अकेला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए बनाता है, यानी जो क्लोरोफिल ए हमारा है वो अकेला ही क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है। क्लोरोफिल ए अकेला रिएक्शन सेंटर को बनाता है। इसके अलावा फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर के अलावा भी क्या प्रेजेंट होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो कोई भी फोटो सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब अराइज होता है क्वेश्चन कि रिएक्शन सेंटर किसका बना, जो कि मैंने अभी आपसे बताया कि इसके अंदर एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल पाया जाता है। क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर 100 ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें इन हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट के अंदर एक भी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन एक भी इसके अंदर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना या एंटीनी के भी नाम से बुलाते हैं। तो अगर आपसे पूछूं मैं कि फोटो सिस्टम किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे कि सर ये मिलके बना है रिएक्शन सेंटर से और मिलके बना है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एंटीनी के भी नाम से बुलाते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, बट एक भी पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल ए का नहीं होता। बाकी रिएक्शन सेंटर में एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल पाया जाता है। इतनी सी बात है। ठीक। अब आते हैं, दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इस प्रोसेस में दो फोटो सिस्टम हमारे प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इनके जो नाम पड़े हैं 1 और 2, वो इस बेसिस पे नहीं है कि पहले कौन काम कर रहा है बाद में कौन काम कर रहा है, वो इस बेसिस पे है कि किसकी डिस्कवरी पहले हुई थी। देखिए इनके सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे इनका नाम PS1 और PS2 बना है। इसका मतलब PS1 की डिस्कवरी पहले हो गई होगी और PS2 की बाद में हुई होगी। लेकिन जब हम इनकी वर्किंग को देखेंगे तो हम ये पाएंगे PS1 और PS2, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों के रिएक्शन सेंटर में डिफरेंस आता है। अगर आप देखिए तो दोनों के रिएक्शन सेंटर में केवल डिफरेंस आएगा। फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, उसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक होता है वो 700 नैनोमीटर पे होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे। और वहीं पे फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिर हमने फोटो सिस्टम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि उसके अंदर रिएक्शन सेंटर होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीनी भी कहते हैं, जिसके अंदर 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बाकी रिएक्शन सेंटर एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बनाता है। ये सारी बातें हमने देख ली। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि फोटो सिस्टम 1 और 2 जो नाम पढ़े हैं वो डिस्कवरी के बेसिस पे हैं, डिस्कवरी के सीक्वेंस के बेसिस पे हैं, ना कि उनके एक्शन के बेसिस पे कि पहले कौन बाद में कौन काम करेगा। इस बेसिस पे बिल्कुल नहीं है। तो आइए इस बात को हम पूरी तरीके से फिर से रीड करके कंप्लीट करते हैं इस पोर्शन को। लाइट रिएक्शन जिसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के भी नाम से बुला रहे हैं, लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, यानी लाइट का एब्जॉर्प्शन होना है, वाटर की स्प्लिटिंग होनी है, ऑक्सीजन का लिबरेशन होना है, और जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा। प्रोटॉन का क्या काम है वो तो हम आगे देखेंगे। असल में इसका काम होता है ATP बनाने में, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन में चलाते हैं। ठीक है। और जिसके थ्रू एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड ATP और NADPH2 की सिंथेसिस होती है, जो कि हमारा 4th पॉइंट है इसका। तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब किया गया, पानी का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन का लिबरेशन हुआ और ATP और NADPH2 की सिंथेसिस कराई गई। अब
Several protein complexes are involved in this process. The pigment are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes within the photosystem 1 and photosystem 2. These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. यानी यही बोला है कि PS1 और 2 जो इनका नाम पड़ा है वो डिस्कवरी के सीक्वेंस पे पड़ा है, ना कि इस बेसिस पे कि पहले कौन काम करेगा या बाद में कौन काम करेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पहले PS2 काम करता है, उसके बाद से PS1 काम करता है। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो इसके लिए फिर हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे light harvesting complex are made up of 100 of pigment molecule bound to proteins. Each photosystem has all the pigment except one molecule of chlorophyll A forming the light harvesting system also called antennae. यानी ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बातें कर रहा है जिसको हम एंटीनी भी कहते हैं। उसने बताया कि इसमें 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे बट क्लोरोफिल ए का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा इसमें, और जो रिएक्शन सेंटर है उसके अंदर सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अ सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर और एंटीनी मिल करके रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिल करके फोटोसिस्टम कहलाते हैं। दीज पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। फिर नहीं बोला है कि द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम इन PS1, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़, ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा पे, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, एंड फिर हम इसको रीड कर लेंगे ताकि हमें प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ जाए। ठीक है, आइए, सबसे पहली बात, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, पानी का ब्रेकडाउन हुआ। अब ध्यान से सुनिए, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन जो है वो यहीं समझ में आ जाएगा। बुकिश लाइन में आप पढ़ेंगे तो आपको लिटरली कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि वो आधा लिखते हैं आधा छोड़ देते हैं, उनको ये लगता है आपको सब आता है। सो इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से स्क्रीन को देखिए। मैंने कहा कि लाइट एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा तो उस लाइट की मदद से पानी का ब्रेकडाउन होता है, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं जिसको लाइट एनर्जी की मदद से हमने, देखिए लाइट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हमारा, ये देखिए दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनका ब्रेकडाउन कराना है, लाइट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है मेरा। और ब्रेकडाउन हुआ इसका तो क्या मिला हमें, 4H+ मिला, फिर हमें O2 मिला जो कि इवॉल्व हो जाएगा क्लोरोफिल से, सॉरी क्लोरोप्लास्ट से, एंड एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मिले, कितने, 4। तो 4 हमें एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी मिले, 4 एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मिले। और इन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करें तो इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या चेन में भेजते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहीं से आने वाला है। ऑक्सीजन कहाँ से आया, पानी के ब्रेकडाउन से। प्रोटॉन का क्या होगा आगे पता चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम जो कि नाम बता रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, पानी से आया, वाटर से आया। ठीक है, और ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि इसने लाइट एनर्जी को भी तो एब्जॉर्ब किया है, तभी तो ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने वाले हैं या चेन पढ़ने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है या सिस्टम है, इसका मतलब मेन फंक्शन क्या होता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक पास करना, जिससे कि हमारा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड ATP और NADPH2 फाइनली बन जाना। असल में हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है इसको एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक भेजते जाएंगे और फाइनली हम NADPH का रिडक्शन करा करके, सॉरी NADP पॉजिटिव का रिडक्शन करा के NADPH बनवा देंगे, और ATP की भी सिंथेसिस करानी है हमें। इनकी सिंथेसिस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम करेंगे डार्क रिएक्शन में, बायोसिंथिक फेज में, कार्बन रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों चलाया, ताकि हमें ये मिल सके, ये दोनों
क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ने बैठते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक नाम बता रहा है कि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा प्रोसेस होगा। साइक्लिक है, इसका मतलब जहाँ से चले वहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? नॉन साइक्लिक जनरली होता है, नॉन साइक्लिक में ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है हमारा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इस प्रोसेस के थ्रू केवल ATP बनता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 के साथ साथ फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है। ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जनरल, और हम अभी पढ़ेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसको देखते हैं, जिसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप Z। चलिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल जो टूटा, जिसका एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया जाता है फोटोसिस्टम 2 के पास। फोटोसिस्टम 2 इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एक्साइट हो जाता है और फोटोसिस्टम 2 जो है वो एक्साइटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ये हमारा फोटोसिस्टम 2। तो ये जो फोटोसिस्टम 2 जो कि हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पास करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जिसका नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है? फियोफाइटिन। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास करता है। आपके बुक में फियोफाइटिन को मेंशन नहीं करा गया, बट मैं आपको बता देता हूँ फियोफाइटिन के बारे में। फियोफाइटिन भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं। कोई भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आप पिक करते हो तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक उसका पोलर हेड वाला पार्ट और नॉन पोलर टेल वाला पार्ट। जैसा कि एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है जनरली। पोलर हेड वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर मैग्नीशियम आपको पता है कि प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मैग्नीशियम का रोल होता है क्योंकि वो हेड का हिस्सा बनता है। फियोफाइटिन भी क्लोरोफिल ए ही मॉलिक्यूल है। डिफरेंस इतना है कि मैग्नीशियम के बजाय वहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, खैर, फियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन को पास करता है अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कि एक प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है, जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्यूनॉन, PQ। शॉर्ट में प्लास्टोक्यूनॉन को PQ लिखा हमने। ये इस इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ता ही पकड़ता है, लेकिन स्टोमा वाले साइड से क्या करता है? प्रोटॉन को भी पकड़ लेता है। और प्रोटॉन को पकड़ने के बाद ये क्या करता है? चेंज हो जाता है प्लास्टोक्यूनॉल में, PQH2 में। अब प्लास्टोक्यूनॉन से प्लास्टोक्यूनॉल में चेंज हो गया, यानी एक कीटोन वाले स्ट्रक्चर से अल्कोहल में चेंज हो गया। प्लास्टोक्यूनॉन प्रोटॉन से रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन की मदद से, प्लास्टोक्यूनॉल में चला गया रिड्यूस होके। प्लास्टोक्यूनॉल दोबारा से प्लास्टोक्यूनॉल में चेंज करेगा, लेकिन ये प्रोटॉन को पास कर देगा थैलाकॉइड के ल्यूमेन में, और इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा साइटोक्रोम B6 एंड F के पास। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन हमारा साइटोक्रोम B6 एंड F के पास पहुंच गया। अब आपको क्लियर हुआ कि ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? मैं आपको समझाता हूँ। ये थैलाकॉइड थी, ये स्टोमा था, ये थैलाकॉइड का ल्यूमेन है जो अंदर का खाली स्पेस है जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये उसकी मेम्ब्रेन थी जिसके अंदर हमारे ये क्या है, ये डिफरेंट जो कंपाउंड्स हम नाम ले रहे हैं वो यहीं पे प्रेजेंट है। यहीं पे हमारा फोटो सिस्टम भी प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन में। ठीक है, ल्यूमेन के अंदर वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, याद रखिएगा। थैलाकॉइड के ल्यूमेन में पानी का ब्रेकडाउन हुआ है, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में ही वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है, और वाटर के ब्रेकडाउन से जो प्रोटॉन बना था वो कहाँ पे ही रह गया? ल्यूमेन में ही रह गया। तो प्रोटॉन ल्यूमेन में
इकट्ठा हुआ हमारा, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया गया और इलेक्ट्रॉन को हमारे फोटो सिस्टम में भेज दिया गया। ठीक, अब फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद फियोफाइटिन के पास गया, प्लास्टोक्यूनॉन के पास गया, प्लास्टोक्यूनॉन ने प्रोटॉन को पकड़ा, स्टोमा वाले साइड से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और प्लास्टोक्यूनॉल में चेंज हो गया रिड्यूस करके, प्लास्टोक्यूनॉल से प्लास्टोक्यूनॉन में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है साइटोक्रोम B6 एंड F। क्या नाम है उसका? साइटोक्रोम B6 एंड F। और प्रोटॉन को कहाँ भेज दिया? ल्यूमेन में भेज दिया। तो ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ने के दो कारण हमको दिख रहे हैं, एक वाटर के स्प्लिटिंग से प्रोटॉन आया, दूसरा प्लास्टोक्यूनॉल जब प्लास्टोक्यूनॉन में चेंज हुआ तो उसने प्रोटॉन लाके छोड़ दिया यहाँ पे। अब साइटोक्रोम B6 एंड F के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन जिसको शॉर्ट में हम PC लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? PC लिख रहे हैं शॉर्ट में। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन पास होगा फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक्साइट हो जाएगा, फोटो सिस्टम 1 एक्साइट हो गया। ठीक, अब फोटो सिस्टम 1 एक्साइट करने के बाद क्या करेगा इसको ज़रा देखिए। फोटो सिस्टम 1 एक्साइटेड फॉर्म में आने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को पास करेगा A0 के पास, जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है। A0 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। A0 से A1 के पास, जो कि क्या होता है? फाइलोक्यूनॉन होता है। वहाँ पे प्लास्टोक्यूनॉन था PQ, ये फाइलोक्यूनॉन है। क्या है ये? फाइलोक्यूनॉन। फाइलोक्यूनॉन के बाद ये आयरन सल्फर का कॉम्प्लेक्स होता है, उनको पास करता है, जिसमें आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स X, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स A, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स B, इस तरह के 3 आयरन सल्फर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इनसे पास करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पास होता है किसके पास? फेरोडॉक्सिन के पास, जिसको हम FD बुलाते हैं शॉर्ट में। फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है FNR के पास, जिसका पूरा नाम होता है फ्लेवोप्रोटीन फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, और ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है NADP पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और प्रोटॉन आएगा स्टोमा वाले साइड से और ये रिड्यूस करके बन जाएगा NADPH2 में। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, PS1 से इलेक्ट्रॉन पास हुआ किसके पास? PS1 से इलेक्ट्रॉन पास हुआ हमारे A0 के पास, जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। A0 से A1 जो कि फाइलोक्यूनॉन है, उससे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, जो कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स 3 है हमारे, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स X, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स A, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स B करके 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। फिर फेरोडॉक्सिन को पास हुआ इलेक्ट्रॉन, फेरोडॉक्सिन से FNR को पास हुआ, जो कि है फ्लेवोप्रोटीन फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। किसको पास हुआ? FNR को पास हुआ। FNR के बाद इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया गया किसके पास? जो हमारा NADP पॉजिटिव था, ये स्टोमा वाले साइड से प्रोटॉन को पकड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा जो कि FNR ने दिया और मिला करके बन जाएगा NADPH2। इसी को तो हम बनवाने वाले थे। तो इस प्रकार से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू आपने NADPH का फॉर्मेशन देखा। ठीक, अब लगे हाथ यहीं पे हम ATP की सिंथेसिस भी दिखा दें आपको। हुआ क्या कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये आप जब आप इसकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो ये आपको कुछ Z स्कीम देखने को मिलता है, कुछ ऐसा। यहाँ फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड फॉर्म में गया, फियोफाइटिन, फिर यहाँ पे प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉल, साइटोक्रोम B6 एंड F, प्लास्टोसाइनिन, PS1 एक्साइटेड फॉर्म में गया एंड फिर उसके बाद से आगे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड फाइनली NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के आपको Z शेप स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसे Z स्कीम कहते हैं। असल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनके रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे हम अरेंज करते हैं, तो हमें ये शेप देखने को मिलता है। ठीक है, लगे हाथ हम ATP की सिंथेसिस को भी समझ लेते हैं। जो कि थैलाकॉइड की ल्यूमेन थी, तो प्रोटॉन पानी की स्प्लिटिंग से भी आ गया। पहला रीज़न प्रोटॉन का यहाँ बढ़ने का क्या है? पानी की स्प्लिटिंग हुई, तो पानी के ब्रेकडाउन से भी तो प्रोटॉन आया था, जैसा कि हमने देखा था रिएक्शन में। तो ये ल्यूमेन में इकट्ठा हो गया। दूसरा हमने क्या देखा था कि स्टोमा वाले साइड से जब प्लास्टोक्यूनॉन Z स्कीम के दौरान
प्लास्टोक्यूनॉल में चेंज होकर के दोबारा प्लास्टोक्यूनॉल में चेंज हुआ तो ये प्रोटॉन कहाँ भेज दिया गया, ल्यूमेन में छोड़ दिया गया। तो ल्यूमेन में दूसरा रीज़न प्रोटॉन बढ़ने का है प्लास्टोक्यूनॉल से प्लास्टोक्यूनॉन का बनना। और ये प्रोटॉन कहाँ से आए थे, स्टोमा से आए थे और आकर के ल्यूमेन में इकट्ठा हो गए। तीसरा रीज़न हमारा स्टोमा में प्रोटॉन कम होने का क्या है, स्टोमा में जो प्रोटॉन था वो चला गया NADP पॉजिटिव के पास, जिसने कि NADPH2 बना दिया। तो ल्यूमेन में पानी की स्प्लिटिंग से प्रोटॉन आया, प्लास्टोक्यूनॉल से प्लास्टोक्यूनॉन बना, इस वजह से प्रोटॉन आया। बट स्टोमा में कम क्यों हो गया, प्लास्टोक्यूनॉल का रिडक्शन हुआ तो प्रोटॉन कम हो गए, और दूसरा NADP पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ तो प्रोटॉन कम हो गए। तो ये दो रीज़न रहे जिसके वजह से स्टोमा में कम हुए, ये दो रीज़न रहे जिसके वजह से ल्यूमेन में इंक्रीज़ हो गए, और ओवरऑल हमें कुल 3 दिख रहे हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यानी प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट हो गया हमें, कहाँ और कहाँ में, ल्यूमेन में और स्टोमा में। तो हम देख सकते हैं कि ल्यूमेन वाले साइड पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसी वजह से यहाँ का pH क्या होगा, कम होगा। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होगा pH उतना कम होता है। और जो स्टोमा वाला साइड है यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो क्या है, लोअर साइड में है। तो जब ये यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो जब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करा जाएगा, यानी यहाँ से जब प्रोटॉन को यहाँ भेजा जाएगा तो ATP की सिंथेसिस होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और यही मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ATP सिंथेस। क्या बोलते हैं, ATP सिंथेस। इसके थ्रू जब प्रोटॉन हमारा इस पोजीशन से ल्यूमेन से स्टोमा में जाएगा तो ATP की सिंथेसिस होगी। तो आपको समझ में आया कि प्रोटॉन का काम क्या है। प्रोटॉन का जब ब्रेकडाउन होगा, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा, तो ATP की सिंथेसिस होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब हम ATP सिंथेस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर हम ATP सिंथेस के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो ये मानिए कि हमारा थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसका एक पोर्शन ये हमारे पास है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ, चलिए येलो कलर से दिखाता हूँ। ये मानिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये वाला, इसे बोलते हैं CF0 और इसको बोलते हैं CF1। असल में ये कुछ नहीं बल्कि CF0 और CF1 मिल करके ही ATP सिंथेस कहलाते हैं। असल में उसके 2 पार्ट होते हैं। थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें CF0 प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टोमा वाला ये साइट है और ये ल्यूमेन वाली साइड है। तो स्टोमा वाले साइड में थैलाकॉइड का ये ल्यूमेन है, ध्यान रखिएगा, और ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और ये स्टोमा है। तो जो ये ATP सिंथेस नामक एंजाइम है, इसके 2 पार्ट, CF0 और CF1। जो CF0 है वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, CF1 स्टोमा वाले साइड में है। तो जब यहाँ से प्रोटॉन हमारे यहाँ पंप करे जाते हैं तो ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब प्रोटॉन इससे पास करते हैं CF0 से तो ATP नहीं बनता, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बट जब प्रोटॉन हमारे CF1 वाले पोर्शन से पास करते हैं तो ATP बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ATP का भी फॉर्मेशन हो गया जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हुआ। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि मैंने बोला ना आपसे कि उसमें केवल फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। तो फोटोसिस्टम 1 एक्साइटेड हुआ, फोटोसिस्टम 1 ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वही फिर से A0, A1, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स X, A, B ऐसे करते करते गया, वहाँ से फेरोडॉक्सिन के पास गया। अंतर ये है कि फेरोडॉक्सिन के बाद ये FNR के पास नहीं जाता, बल्कि यहाँ से एक नए प्रोटीन के पास चला जाता है जिसका नाम होता है PGR
5। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है PgR5। और PgR5 से दोबारा ये कहाँ आ जाता है? PgR5 से ये दोबारा साइटोक्रोम B6F ये करते करते फोटो सिस्टम 1 तक आ जाता है। तो इस प्रकार से होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH2 नहीं बनता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। केवल ATP की सिंथेसिस कराई जाती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। होपफुली आपको दोनों बात समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने रीडिंग वाले पोर्शन पे। The electron transport. In PS2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electron to become excited and jump into an orbit farther from atomic nucleus. These electrons are picked up by electron acceptor, which passes them to electron transport. System consisting of a cytochrome figure. This movement of electron is a downhill. आप देख सकते हो ना, ये स्ट्रक्चर आपको Z स्कीम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। लाइट पड़ी, वाटर की स्प्लिटिंग कराई गई, जो कि ल्यूमेन वाले साइड में होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये जो इलेक्ट्रॉन हमें मिले वही हमको किसको, फोटो सिस्टम 2 को भेज दिया गया। वो एक्साइटेड फॉर्म में गया, फिर यहाँ पे कहीं फियोफाइटिन होगा, फिर प्लास्टोक्यूनॉल, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटो सिस्टम 1 आया, वो एक्साइटेड फॉर्म में गया। फिर यहाँ पे A0, A1, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स XAB, फेरडॉक्सिन, फिर FNR के पास गया, जहाँ से NADPH2 की सिंथेसिस करा दी गई। चलिए, this movement of electron is a downhill in terms of oxidation reduction or a redox potential scale. The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but are passed on to the pigment of PS1. Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a great redox potential. These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP positive. The addition of this electron reduces NADP positive to NADPH. यही बात इसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन खर्च ना होकर के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर करा जाएगा और फाइनली हमारे NADPH को मिल जाएगा, जिससे कि NADPH2 की सिंथेसिस करा दी जाएगी, ठीक है। This whole scheme of a transfer of electron starting from PS2 uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS1, excitation of the electron, transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP positive, reducing it to NADPH2 is called as Z scheme because of its shape, due to its characteristic shape. This shape is formed when all the carrier are placed in sequence of their redox potential scale. इस बात को याद रखिएगा कि Z scheme क्यों बना स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने सारे सबको किस फॉर्म में रखा, हम लोगों ने सबको बेसिक सी बात है कि उनके redox पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखा। किस में रखा? रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखा उनको। ये Z स्कीम वाली बात भी याद रखिएगा आप, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पाथवे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पाथवे क्या होता है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पाथवे क्या होता है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि NCERT ने बहुत ज़्यादा बात नहीं लिखी है, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पता होनी चाहिए, चूँकि वो खुद ही नहीं बताते तो हमें पता कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, जो कि है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यू वुड देन आस्क, हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली या कॉन्टिन्यूसली। तो आपको ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि आपको तो पता है कि भाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो NADPH2 बनाने में खर्च हो जा रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है बार बार? भाई Z स्कीम तो चलते रहनी है, लेकिन Z स्कीम तो चलते रहनी है, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज करता है कि Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से बार बार आएगा? तो मैंने बताया ना कि पानी की स्प्लिटिंग से आएगा। तो वही बात बोला है, द इलेक्ट्रॉन डेट वर मूव्ड फ्रॉम PS2 मस्ट बी रिप्लेस्ड। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पानी का ब्रेक डाउन किया गया लाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, प्रोटॉन की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया,
एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हमारे फोटो सिस्टम में रन करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन करने के थ्रू ATP और NADPH2 की सिंथेसिस करा दी जाएगी। The splitting of water is associated with PS2. Water is split into 2H plus oxygen, nascent oxygen as well as electron. This creates oxygen, one of the net product of photosynthesis. The electron needed to replace these removed from PS1 are provided by PS2. We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with PS2, which itself is physically located on the inner side of membrane of thylakoid. फोटो सिस्टम 2 की लोकेशन इसने बताई है कि थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होता है उसके इनर साइड पे PS2 प्रेजेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि पानी की जो स्प्लिटिंग होती है वो फोटो सिस्टम 2 के साथ मौजूद होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि PS1 या PS2 किसके साथ पानी की स्प्लिटिंग एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वाटर splitting complex is associated with the photosystem 2, ठीक है, which itself is physically located on the inner side of thylakoid membrane. फिर इसने क्वेश्चन अराइज किया है कि ये प्रोटॉन का क्या होगा, जो ऑक्सीजन बना है उसका क्या होगा। तो बेसिक सी बात है, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाएगा इन्वायरमेंट में, और प्रोटॉन का क्या काम होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल प्लांट खुद भी कर सकते हैं रिस्पिरेशन में। प्रोटॉन का काम क्या होगा, तो प्रोटॉन की मदद से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करा जाएगा और ATP की बायोसिंथेसिस होगी। आप देख सकते हैं कि आपने एक बार Z स्कीम वाला पार्ट समझ लिया तो आपको ये रीडिंग करते समय कोई भी इशू नहीं आएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Living organisms have the capability of extracting energy from the oxidizable substance and store this in the form of bond energy. Special substances like ATP carry this energy in their chemical bond. The process through which ATP is synthesized by the cell in mitochondria and in chloroplast is known as phosphorylation. ATP के बनने को हम phosphorylation कहते हैं। कैसे बनता है ATP? तो बेसिक सी बात है कि जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है उसके साथ ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलते हैं तो ATP बनता है। ठीक है, आइए अब बात सुनते हैं इनकी। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in presence of light. फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोला है? फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए बोला है क्योंकि ATP ही बनवा रहे हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। When the two photosystem work in a series, first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occur. तो इसने यही बातें बोली हैं कि अगर दोनों ही फोटो सिस्टम काम करते हैं, PS2 फिर PS1, Z स्कीम जो मैंने बताया था, तो उसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। वही बात इसने यहाँ पे कही है। द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अ सीन अर्लियर इन द Z स्कीम, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही चीज़ें बनेंगी, ATP और NADPH2 दोनों ही बनेगा। फिर यहाँ पे इसने ये बात कही है कि अगर केवल एक फोटो सिस्टम 1 हमारा फंक्शन करता है तो ऐसे केस में केवल ATP की सिंथेसिस होगी। When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem, क्योंकि साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो इलेक्ट्रॉन तो खर्च होगा नहीं। द फॉस्फोराइलेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉसिबल लोकेशन क्या हो सकती है इसकी? वो है स्टोमा लैमेली। स्टोमा लैमेली वो साइट हो सकती है जहाँ पे हमारा केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता हो। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि स्टोमा लैमेली में फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। स्टोमा लैमेली में फ्लेवोप्रोटीन, फेरोडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम भी एब्सेंट होता है। FNR एब्सेंट होता है जिसको हम फ्लेवोप्रोटीन,
फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कहते हैं, और दूसरा फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है स्टोमा लैमेली में। स्टोमा लैमेली आपको याद होगा आई होप। स्टोमा लैमेली वो स्ट्रक्चर जो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था, वो साइट हो सकती है PS1 की। ठीक है। While the membrane or lamellae of a grana have both PS1 and PS2, तो इसने बोला है कि ग्रेना वाला जो पार्ट होता है, मेम्ब्रेन और लेमेली ऑफ ग्रेना, यानी ग्रेना वाले पार्ट के बारे में बताया इसने कि उसके पास PS1 और PS2 दोनों ही होता है, बट स्टोमा लेमेली जो होता है वो लैक करता है, यानी PS2 उसमें नहीं होता, साथ ही साथ NADP रिडक्टेज नामक एंजाइम भी नहीं पाया जाता। The excited electron does not pass to NADP positive but is cycled back to PS1 complex through an electron transport chain। देखिए वही बात इसने बोली है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन है वो NADP पॉजिटिव को नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपने देखा था कि फेरेडॉक्सिन से वो किसको भेज दिया जा रहा था, PGR5 नामक प्रोटीन के पास, और PGR5 से साइटोक्रोम B6F होते हुए पूरा प्लास्टोसाइनिन होते हुए फोटोसिस्टम 1 पे वो दोबारा इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में आ जाएगा। The cyclic flow hence result only in a synthesis of ATP but not of NADPS2. Cyclic photophosphorylation also occur when only light of wavelength 680 nanometer are available for excitation. Beyond. ठीक है। इसका मतलब इसने ये बोला है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी जो है या उसकी जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर से अबव होती है, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर से अबव होगी, तो ऐसे केस में आपको पता है कि फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक क्या होता है, 680 नैनोमीटर। तो अगर उससे बियॉन्ड लाइट होगी, उस वेवलेंथ से बियॉन्ड वेवलेंथ की लाइट होगी, तो फोटो सिस्टम फिर भी काम नहीं करेगा, और ऐसे केस में केवल फोटो सिस्टम 1 काम करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और ATP की बायोसिंथेसिस कराई जाएगी। समझ में आया? होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये वाला हिस्सा हमने ऑलरेडी कर लिया है, बट स्टिल हम इसको कवर करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। कैसे ATP की सिंथेसिस होती है इसके बारे में इसने बातें कही हैं। Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of proton gradient across a membrane। वही बात इसने बोली है कि जो थैलाकॉइड है और जो स्टोमा हमारा है, इन दोनों के बीच में क्या है, बेसिक सी बात है हमारा कि प्रोटॉन का डिफरेंस है, जिसको प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। ये स्टोमा वाला साइट है, ये ल्यूमेन वाला साइट है, ये थैलाकॉइड है, हमारा मेम्ब्रेन है उसकी, और ये ल्यूमिनल साइट है उसकी। तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, यहाँ प्रोटॉन कम होंगे, प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, और जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, ब्रेक किया जाएगा, इस प्रोटॉन के डिफरेंस को जब हटाया जाएगा, तो ATP की सिंथेसिस होगी। यही बात इसने बोली है। दिस टाइम these are the membrane of a thylakoid. There is a one difference though. Here the proton accumulation is toward the inner side of the membrane. In the lumen, in respiration, proton accumulate in the intermembrane space of mitochondria when electron move through the ETS. माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि ATP की सिंथेसिस होती है, बट वहाँ डिफरेंस अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस अलग होता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है? तो यहाँ पे थैलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन को इकट्ठा किया गया है, और उसको पंप कहाँ कराया जाएगा? उसको पंप कराया जाएगा, बेसिक सी बात है, स्टोमा वाले साइट पे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वाले केस में क्या होता है कि जो प्रोटॉन की पंपिंग होती है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स वाले साइट में होती है, इस वजह से वहाँ पे ATP का सिंथेसिस होता है। डायरेक्शन का केवल डिफरेंस है, जो कि वहाँ आप जाएंगे उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट हुआ। आइए हम इसको झटके में कंप्लीट करते हैं। पहला, since splitting of water molecule take place on the inner side of a membrane, the proton or hydrogen ion that are produced by splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid। पानी की स्प्लिटिंग जो होती है वो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड में होती है, यानी ल्यूमिनल साइड पे होती है।
तो वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से वहीं पे प्रोटॉन रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस वजह से भी ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है इसका, वो देखिए आप। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, इस पे बेस सवाल आ जाते हैं। आपको मैं यही थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये थैलाकॉइड की ल्यूमेन है, देख सकते हैं। ये स्टोमा वाली साइट है, यहाँ पे आप देखिए। ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये जो पिंकिश कलर की आपको देखने को मिल रही है। वाटर की स्प्लिटिंग आप देख रहे हैं कहाँ पे हो रही है, ल्यूमिनल साइड में हो रही है, और वो भी किसके साथ, फोटोसिस्टम 2 के साथ इन्वॉल्व है। फिर मैंने आपसे क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का यहीं से फ्लो होगा फोटोसिस्टम 2 के पास, फिर फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनॉन PQ है, प्लास्टोक्विनॉल, साइटोक्रोम B6NF, देन प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटोसिस्टम 1, फिर उसके बाद से किसके पास, A0, A1, RSF कॉम्प्लेक्स A, X, A, B, फिर फेडॉक्सिन, फिर FNR के पास जाएगा, एंड फाइनली NADPS2 सिंथेसाइज हो जाएगा, जो कि स्टोमा वाले साइड पे होता है। प्रोटॉन एक तो वाटर के स्प्लिटिंग से आया, दूसरा प्रोटॉन कहाँ से आया, एक तो वाटर के स्प्लिटिंग से प्रोटॉन आए, एक नंबर। दूसरा स्टोमा वाले साइड से जो प्रोटॉन आए थे प्लास्टोक्विनॉन से जुड़े जब वो, तो जब प्लास्टोक्विनॉन से क्विनॉल बना, क्विनॉल से क्विनॉन बना दोबारा, तो ये प्रोटॉन यहाँ से ला करके इस ल्यूमेन में ही छोड़ दिया गया। ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न, जब NADPS2 बनाया गया तो भी प्रोटॉन कहाँ से आया, स्टोमा वाले साइड से ही प्रोटॉन का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से स्टोमा और ल्यूमेन में हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट देखने को मिला, और जब ये ग्रेडियंट ब्रेक करा जाएगा तो ATP की सिंथेसिस होगी। ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन H+ ज़्यादा है, इस वजह से pH यहाँ पे लो होगा। स्टोमा में प्रोटॉन कम है तो यहाँ पे pH हाई होगा, ये बात याद रखिएगा। आगे, as the electron move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located toward the outer side of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to a प्रोटॉन कैरियर, जो कि बात कर रहा है फियोफाइटिन की, कि फियोफाइटिन हमारे इलेक्ट्रॉन को केवल ना लेकर के प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है। Hence the molecule removes a proton from the stoma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of membrane, the proton is released into the inner side of lumen side of membrane. यानी इसने यही बात कही है आपसे सिंपल शब्दों में कि प्लास्टोक्विनॉन हमारे इलेक्ट्रॉन को लेता है तो प्रोटॉन भी ले लेता है स्टोमा वाले साइड से और प्लास्टोक्विनॉल बना लेता है। उसके बाद से जब ये प्लास्टोक्विनॉल से दोबारा प्लास्टोक्विनॉन बनता है तो इलेक्ट्रॉन को तो पास कर देता है साइटोक्रोम B6 एंड F के पास, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को ये ल्यूमेन वाले साइड में रिलीज कर देता है। इस वजह से भी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये पूरा पैरा इसी पे बेस था। ठीक, अब हम ये तीसरा रीज़न देखने वाले हैं जिसके थ्रू प्रोटॉन हमारा ग्रेडियंट क्रिएट होता है। The NADP reductase enzyme is located on the inner side of the membrane along with electrons that come from the acceptor of electron of PS1. Proton are necessary for the reduction of NADP positive to NADPH. These proton are also removed from the stoma. तो बेसिक्स बात इसने बोली है कि NADP reductase enzyme जो है, जब ये NADPS2 बनवाएगा तो प्रोटॉन कहाँ से आएंगे, स्टोमा से आएंगे। तो इस वजह से भी स्टोमा में प्रोटॉन कम हो गए। तो ये कुछ रीज़न रहे जिसके वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ा जाएगा तो ATP की सिंथेसिस होगी। Hence, within the chloroplast, proton in the stoma decreases in number while in lumen there is accumulation of protons. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen. Why are we so interested in proper proton gradient? तो बेसिक सी बात है कि हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने की ज़रूरत क्या है। इसका रीज़न है क्योंकि जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा इस ग्रेडियंट का, तो क्या होगा, ATP की सिंथेसिस कराई जाएगी। फिर द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन इन द स्टोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF0 ऑफ ATP सिंथेज। तो ATP सिंथेज नामक जो एंजाइम हमारा है उसके दो पार्ट हैं, CF0 और CF1। इसको हम डायग्राम वाले पार्ट से भी देख लेंगे। ये देखिए,
यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो एटीपी सिंथेस का CF0 वाला पार्ट थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है और CF1 वाला पार्ट जो है वो स्टोमा वाले साइड में प्रेजेंट है। तो जब प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो इस वाले पार्ट में तो कोई भी ATP नहीं बनेगा, बट इस वाले पार्ट में जो कि CF1 वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा ATP सिंथेसाइज होगा और पंपिंग हो जाएगी प्रोटॉन की ल्यूमेन से स्टोमा वाले साइड पे। ठीक है। The ATP synthase enzyme consists of a two part, one called CF0, the other is called CF1, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर मैंने आपसे बताया था कि CF0 के थ्रू जो मूवमेंट होगा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। The other portion is called CF1 and are protruded on the outer surface of a thylakoid membrane on the side that faces the stoma. The breakdown of the gradient provide enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP. असल में जब प्रोटॉन हमारा CF1 से गुजरता है तो CF1 के शेप में कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, जिसके थ्रू ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अब है कीमोऑस्मोसिस requires a membrane, a proton pump, a proton gradient, ATP synthase. Energy is used to pump proton across a membrane to create a gradient or a high concentration of proton with the thylakoid lumen. ATP synthase has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane, thus release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. Along with the NADPH2 produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction take place in stoma, responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar. वह इसने बात बोली है कि जो ATP NADPH2 बनेगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करके शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब शुरू होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है वेयर